मेरे दिल के चैन। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद रजीक चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में किशोर कुमार साहब की जिंदगी के इसी पहलू के हवाले से मैं बताने लगा हूं कि उन्हें लोग पागल भी कहते थे। आप क्या ये बात जानते हैं कि किशोर कुमार साहब कभी खाना खाते थे तो कुत्ते की तरह खाना खाते थे? ये बात कहना, मुंह से निकालना और इतने बड़े फनकार के बारे में खुद बड़ी बुरी बात लगती है, लेकिन मैं एविडेंस के साथ आपको मैं बात बताने लगा हूं और हवाला देने लगा हूं कि कौन लोग ये जिन्होंने उन्हें देखा, जो उनके साथ बर्ताव किया करते थे, किशोर कुमार साहब की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को वो देखा करते थे। आज वही सारे वाकयात मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इस हवाले से किशोर कुमार साहब की जिंदगी के और उनकी शख्सियत के इस पहलू पर जब आप गौर करेंगे तो बहुत सारे दोस्त भी इस कॉम्प्लेक्स में से निकल जाएंगे कि नफ्सियाती आर्जा या दिमागी बीमारी या खपती होना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। आपकी काबिलियत है, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आप जिंदगी में अपने फन के साथ बहुत आगे जा सकते हैं। और इसी का कमाल किशोर कुमार साहब ने करके दिखाया था, साबित किया था। सबसे पहली बात जो मैं आपको सुनाने लगा हूं वो फिल्म शरारत थी, जो 59 में जब बन रही थी। तो उसके प्रोड्यूसर और उसके फिल्मसाज रंजिंदर कुमार के बहनोई थे ओपी रल्हन, जो कि किशोर कुमार साहब के भी बड़ा प्यार करते थे और उनके कदरदान थे। वो खुद बयान करते हैं, उन्होंने एक किताब के अंदर ये वाकया बयान किया है कि किशोर कुमार साहब जब कई दिन तक उनकी फिल्म की शूटिंग पर ना पहुंचे और मीना कुमारी आती जा रही थी तो वो परेशान होकर उनके घर गए कि पता करें उन्हें हुआ क्या है। जब वो गए तो देखा उनके गले में कपटा था और उनके सामने खाने की एक प्लेट रखी हुई थी, जिसमें से वो खाना लेकर ऐसे खा रहे थे जैसे कोई जानवर खाता है। और उनके साथ एक बोर्ड लिखा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, जब कुत्ता खाना खा रहा हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते। ये एक ऐसी हैरानकुन बात थी कि उस वक्त उनके पास कोई और नहीं था, सिर्फ ये ओपी साहब थे। और वो कहते हैं कि मैंने जब उनसे बात करना चाही तो वो मुझ पर घराने लगे। मैंने उन्हें प्यार से, क्योंकि मैं उनके नेचर को जानता था, मैं जानता था कि ये बहुत खलंडरे हैं, शरारती भी हैं, मजाक के मूड में भी होते हैं और बिला वजह भी हंसने लग जाते हैं। तो किशोर कुमार साहब की ज़ात के हवाले से उन्हें बहुत सारी बातें मालूम थी। उनके बड़े भैया के भी कदरदान थे, लिहाजा उन्होंने किशोर कुमार साहब के सर के ऊपर ऐसे प्यार करने की कोशिश की जैसे किसी पालतू कुत्ते के सर पर करने की कोशिश करते हैं। तो किशोर कुमार साहब, ओपी साहब के मुताबिक किशोर कुमार साहब ने यह किया कि उन्होंने घराते हुए उनका हाथ ऐसे काट लिया जैसे कुत्ता काटता है। ओपी साहब बड़े परेशान हो गए, उन्होंने उनको छोड़कर बाहर निकलना चाहा तो किशोर कुमार साहब था घराते हुए, भौंकते हुए उनके पीछे दरवाजे तक आए। उन्होंने जब ये बात मुख्तलिफ लोगों को आकर बताई कि आज तो किशोर कुमार साहब ने मेरे साथ यह रवैया अख्तियार किया है, इसके बारे में किशोर कुमार साहब के कुछ दोस्तों का, जो किताबों के अंदर भी ये बात लिखी हुई है, वो कहा करते थे कि किशोरदा, यानी कि किशोरदा खास तौर पर उन लोगों के लिए ऐसा किया करते थे जिनसे वो मिलना नहीं चाहते थे, या फिर वो लोग जो उनका पैसा नहीं देते थे, किशोरदा उनके साथ ऐसे ही किया करते थे। किशोर कुमार की ये आदत जो थी, इंसानी एतबार से अगर देखा जाए तो इसमें बड़े नफ्सियाती पहलू नज़र आते हैं कि अगर किसी ने पैसा नहीं देना, आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप नापसंदीदगी का इजहार आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं थी। शरारत की जब शूटिंग हो रही थी, मीना कुमारी अक्सर किशोर कुमार को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती थी, खासतौर पर जब उनकी शूटिंग हो रही होती थी या कोई रोमांटिक सॉन्ग होता था। तो रोमांटिक सॉन्ग के दौरान ही, रिहर्सल के दौरान ही अचानक किशोर कुमार कुत्ते की तरह घराने लगते या बिल्ली की तरह उनको झपटा मारने लगते। तो मीना कुमारी बात परेशान भी हो जाती थी, लेकिन वो किशोर कुमार को चूंकि अच्छी तरह जानती थी और इससे उनके साथ बड़ा अच्छा और बड़े ऐसे प्यार करने लगती थी जैसे वो उनका पालतू कोई जानवर हो। तो किशोर कुमार को मीना कुमारी के साथ फिल्में करना बड़ा अच्छा लगने लगता था। फिर जब दिलीप कुमार साहब की और मधुबाला की जब जंग शुरू हो गई और उनकी शादी ना हुई, और इसी दौरान किशोर कुमार साहब जो अपनी इसी चुलबुली तबीयत की वजह से, अपने मजाक की वजह से मधुबाला के करीब हो गए, क्योंकि मधुबाला डिप्रेशन में थी, उन्हें हंसना नहीं आ रहा था, वो हंसना चाहती थी, एंजॉय करना चाहती थी। तो किशोर कुमार साहब उनकी ज़िंदगी में एक बहार बनकर आए थे। फिर जब उनकी शादी हो गई, उन्होंने इस्लाम भी कबूल, झटपट इस्लाम भी कबूल कर लिया। और सुहाग रात के बारे में कहा जाता है कि जिस रात उनकी सुहाग रात थी, किशोर कुमार जब मधुबाला के पास अपना हुजले अरूसी में सुहाग रात के दौरान जाने लगे तो अचानक घराने लगे। तो मधुबाला एकदम बड़ी परेशान हो गई। तो साथ ही किशोर कुमार साहब हंसने लग पड़े। मधुबाला उनको एंजॉय भी किया करती थी, लेकिन किशोर कुमार साहब की ये जो बातें थी, ये लोगों को, आम इंसानों को बहुत परेशान कर दिया करती थी। खुद लता मंगेशकर ये बात कहा करती थी कि जब भी किशोर कुमार के साथ गाना गाना होता था मुझे, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। ये नहीं कि उनके साथ गाना मुश्किल होता था, उनकी हरकतें ऐसी होती थी गाने के दौरान, वो उछलते कूदते थे, और ना सिर्फ उछलते कूदते थे बल्कि गाने के बोलों के दरमियान एक्सप्रेशन देते हुए ऐसी हरकत कर देते कि मुझे गाना छोड़ना पड़ जाता। और मैं उनके रिक्वेस्ट करती, हाथ जोड़ती और कहती
किशोर कुमार भगवान के लिए ऐसा ना करो, गाना तो रिकॉर्ड होने दो, बाद में जो तुम मर्जी करते रहो। दूसरी तरफ अपने दौर के बहुत बड़े गुलकार मनाडे वो भी यही कहा करते थे कि किशोर कुमार के साथ गाना गाना दो तरह से मुश्किल था। एक तो वो क्लासिकल गाना नहीं गा सकते थे, और जो भी क्लासिकल गाना गा सकते थे, जो गाने वाले गायक थे, उनको किशोर कुमार के साथ गाना जो था बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि किशोर कुमार उनके लिए मुश्किल पैदा कर देते थे, क्योंकि वो क्लासिकल आहंग जो होता था वो टूट जाता था। किशोर कुमार क्या करते थे, वो गाने के दौरान भी अपनी चुलबुली तबीयत के मुताबिक कोई ना कोई ऐसी हरकत करके मनाडे भी इस पर परेशान हो जाए। मनाडे का कहना है कि उन्होंने अपनी एक फिल्म के दौरान जब ये गाना कि मेरे प्याले को शराब से भर दो, मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर देख तमाशा, ये कुछ ऐसा ही गाना था। जब उनके साथ गाना चाहा तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेक लेने पड़ी और बड़ी मुश्किल हो गई। ये गाना अपने दौर का देवानंद पर जो फिल्माया गया था, ये बड़ा मशहूर गाना था। मनाडे ने और किशोर कुमार ने ये मिलकर गाया था। किशोर कुमार साहब की जो इस तरह की जो बातें थी, उनकी बीवियां, यानी कि उन्होंने 4 शादियां तो की थी, उनकी बीवियां भी इस तरह की बात किया करती थी कि वो नफसियाती तौर पर इंतहाई मुतशर इंसान भी थे, लेकिन मोहब्बत करने वाले थे, दूसरों का ख्याल भी रखते थे। मोहब्बत में इतना ज़्यादा वो डूब जाते थे कि बाज़ औक़ात रोने में लग पड़ते थे और दूसरों की दिलजोई हमेशा किया करते थे। ऐसा नहीं था कि वो दूसरों पर नाराज़ हुआ करते थे। बहुत सारे मौसीकार तो जैसे नौशाद साहब थे, सी रामचंद्र जो थे, ये किशोर कुमार साहब को तो सिंगर ही नहीं मानते थे, वो उनकी कुछ हरकतों से भी आजिज़ थे। और 25 साल तक तो नौशाद साहब ने किशोर से गाना ही नहीं गवाया। किशोर कुमार के बारे में वो खुद बताया करते थे, बहुत सारे मौसीकार, कि ये अक्सर ख्याली बातें बहुत ज़्यादा किया करते थे। उनके बारे में जो किताबें लिखने वालों ने ये बात लिखी है कि किशोर कुमार अक्सर किसी दरख्त के नीचे खड़े होते थे और बातें करने लगते थे। उनके घर के पीछे भी एक बागीचा था, जहाँ उन्होंने दरख्तों के मुख्तलिफ तरह के अजीब तरह के नाम रखे हुए थे। कि झूला रखा हुआ था बच्चों का, जिसके अंदर वो बच्चों की तरह बैठ जाते और झूला झूलाते रहते, या फिर बैटरी वाले खिलौने ले लेते और उनके साथ खेलते रहते थे। और ख्याली एक लड़की के साथ वो अक्सर बात किया करते थे। बहुत सारे मौसीकार, एस डी बर्मन खुद इस बात के गवाह रहे हैं और उन्होंने ये बात एक मुसन्नफ़ को लिखवाई भी है, किताब में भी उस बात का जिक्र है कि किशोर कुमार किसी लड़की से बातें किया करते थे और घंटों उसके साथ बातें करते रहते थे, और ये बात कभी किसी को समझ नहीं आ सकती वो किस ख्याली लड़की के साथ बातें किया करते थे। किशोर कुमार की ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे उनके बारे में ये बात भी उनके सेक्रेटरी भी ये बताया करते थे कि किशोर कुमार जब किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाया करते थे तो उस वक्त तक गाना रिकॉर्ड नहीं कराते थे जब तक उनके पैसे क्लियर नहीं हो जाते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पैसे मांगते नहीं थे, उसके लिए उन्होंने एक साइन रखा हुआ था, कोड वर्ड रखा हुआ था। उनका जो असिस्टेंट था वो कहा करता था कि चाय आ गई है। अब चाय एक ऐसा लफ्ज़ था जिसका मतलब यह है कि उनका जो चेक है वो क्लियर हो गया है। किशोर कुमार साहब के जो बेटे हैं वो भी खुद अपने वालिद साहब की ज़िंदगी के ऐसे चुलबुले, हैरानकुन, शरारती मूड के अजीब नफ्सियाती वाक़यात भी सुनाया करते हैं कि जब कभी उनका मूड नहीं होता था, उनको लय की समझ नहीं आती थी, तो वो सोचों में चुबारे पर चढ़ जाते थे और छज्जे पर चढ़ जाते थे, दीवार के ऊपर चढ़ जाते थे, छत के ऊपर जाकर नीचे का नज़ारा करने लगते थे और अपनी बीट के बारे में सोचा करते थे। कई दफ़ा ऐसा होता था, गाय जा रही होती थी, गाय सर हिला रही होती थी या गाय बोल रही होती थी, तो अचानक किशोर कुमार साहब को एक सुर और एक लय और अपना अंदाज जो था वो पसंद आ जाता था। उसके बाद वो कहते थे चलो भाई अब मुझे अब गाना गवाओ, तो फिर किशोर कुमार जो थे वो उसी तरह से गाते थे और अपना एक स्टाइल बनाते थे। किशोर कुमार का स्टाइल ही जिसके पीछे उनकी जहनी इस्तराबी कैफियत मौजूद थी, और मौसीकार उन्हें कहते थे ये खबती हैं, ये पागल हैं, ये मेंटली इल हैं। और ये बातें ऐसी थी, इन सारी बातों को छुपाने के लिए, इन बातों के बावजूद जो किशोर कुमार थे, असल में फ़न उनका बेताबी से उन्हें बेकरार रखता था कि वो बहुत उनकी जो डायमेंशंस उनके फ़न की बहुत ज़्यादा थी। अदाकार कमाल के थे, गुलकार बहुत बड़े थे, इंसान बहुत अच्छे थे और इससे बड़े के हंसमुख इंसान थे। लेकिन ये इस्तरारी कैफियत ही उन्हें हर वक्त हरारकी में रखती थी। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब तक उनको किसी बात की समझ नहीं आ जाती थी गाने की लय की, वो गाना ही नहीं गाते थे और हमेशा खामोश रहते थे। कई दफ़ा मीना कुमारी इस बात का ये कहा करती थी कि किशोर कुमार अचानक गाना गाते हुए किसी दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाया करते थे, वहाँ से लहक लहक कर गाने गाया करते थे। अब ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किशोर कुमार साहब की ज़िंदगी के हवाले से ताज़ा की जाएँ तो एक बात कम से कम ये समझ में आती है कि इंसान बहुत सारे ऐसे होते हैं, बड़े कामयाब इंसान होते हैं जिनके अंदर आग लगी होती है, ज़हनी तौर पर वो बहुत तेज़ होते हैं, उनकी जो तवज्जो है वो बाज़ वक़्त मरकूज़ नहीं होती किसी एक फ़न पर, जिनके अंदर से सीमाबी कैफियत होती है और वो बहुत सारे काम करना चाहते हैं और मल्टीपल टास्क
के काम उनके ज़ुम्मे होते हैं वो ये काम करते हैं, तो वो ज़हनी तौर पर भी बहुत तेज़ होते हैं, इस तरह भी कैफियत का शिकार होते हैं, नफ्सियाती उनके मसाइल शुरू हो जाते हैं, खबती हो जाते हैं। ऐसे लोग तो बाज़ वक़्त गालियाँ भी बहुत ज़्यादा देते हैं, शाउट करके बोलने भी लगते हैं और उनकी कैफियत मुख्तलिफ तरह की होती हैं। दरअसल वो डिप्रेशन को अपने ऊपर आने नहीं देते और अपनी ऐसी इज़्तिरारी कैफियत की बदौलत ही अपनी कामयाबियों के जो रास्ते हैं वो खोदते चले जाते हैं। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर देखी जाए, मोटिवेशनल हवाले से देखी जाए, लाइफ करियर के हवाले से देखी जाए, तो किशोर कुमार की ज़िंदगी खुद ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल है जो किसी न किसी तरह ज़हनी तौर पर ऐसी ही कैफियत का शिकार हो चुके हैं। तो आपने गाने की बात कर रहे थे, क्या गाना गाया है आपने? वो आराधना का गाना, तेरे सामने वाली बड़ी प्यारी जगह। मैंने भी उसकी वो मरम्मत की है कि बेटा महीनों मालिश करवाता फिरे।